Okay, now let's see the working of room air conditioner. Then after we will see working of domestic refrigerator. तो पहले देखते हैं रूम एयर कंडीशनर की वर्किंग कैसे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर। इस फिगर को ड्रॉ कर लो पूरा। ड्रॉ दिस फिगर फर्स्ट। वीडियो को यहीं पॉज कर दो और फिगर को ड्रॉ कर लो। फिगर ड्रॉ जब हो जाए उसके बाद देखो इसकी वर्किंग आपको समझाता हूँ। ये अपना विंडो टाइप एसी है, ठीक है। विंडो टाइप एसी, तो इसमें क्या होता है, ये पूरा कैबिनेट रहता है इस तरीके से, उसमें पूरा ये सिस्टम बंद रहता है, ठीक है। ये रूम की वॉल में ऐसे लग जाता है। हाफ पोर्शन अंदर होता है थोड़ा सा, और मैक्सिमम पोर्शन बाहर होता है। ये 10% अंदर होता है, 90% बाहर होता है, ऐसे होता है। इधर आपका रूम है जिसको कि ठंडा करना है, इधर एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एसी में बीच में एक पार्टीशन वॉल रहती है इस तरीके से, ठीक है। एक बीच में पार्टीशन वॉल रहती है लाइक दिस, ओके। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो जाती है वो इस तरीके, यहाँ इसका प्लग होगा, प्लग आप लगा के ऑन कर देते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो जाती है वो थर्मोडाइनमिक्स में इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी जाती है उसको वर्क एज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो वो वर्क आपने इनपुट कराया, उससे एक मोटर कनेक्ट होता है, उससे कंप्रेसर रन करता है, ठीक है। तो कंप्रेसर क्या करता है, यहाँ से ये इवेपोरेटर है, इसमें ये जो पाइप है, ये पाइप, इस पाइप में रेफ्रिजरेंट घूमता रहता है पूरा, ऐसे पूरा साइकिल रेफ्रिजरेंट फ्लो करता रहता है। कौन सा रेफ्रिजरेंट रहता है इसमें, R22 रेफ्रिजरेंट रहता है, ठीक है। इसका नाम होता है मोनोक्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन, ठीक है। इसका पूरा फॉर्मूला होता है CHClF2, वो सारा नोट कर लेंगे, फिलहाल देखो। तो यहाँ ये रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व से क्रॉस करके जब बाहर आता है तो उसका टेम्परेचर होता है नियरली 5 to 10 डिग्री सी, ठीक है। वो यहाँ पहुँचता है। तो यहाँ इस कॉइल में जब ये घूमता है तो ये जो फैन लगा हुआ है ये क्या करता है, रूम की एयर को ही ऐसे सक करके आगे वेंट से और इससे ही वापस पास कराता है। तो रूम मान लो गर्मियों का टाइम है, आपका रूम मान लो इनिशियली 25 डिग्री सी पर था, तो 25 डिग्री सी की एयर यहाँ से खींचेगा, रूम के अंदर 25 डिग्री सी है, और ये फैन इस कॉइल के ऊपर से एयर को पास कराएगा ऐसे। कॉइल के अंदर ये 5 to 10 डिग्री सी का रेफ्रिजरेंट है, तो ये ठंडी होगी कॉइल। तो एयर जो हॉट एयर जाती है इस कॉइल में से पास करती है इस तरीके से, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। 25 से लेट से डिक्रीज हो गया 15, 10 डिग्री उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है, ठीक है। तो एयर के पास जो हीट थी वो हीट किसके पास चलेगी, रेफ्रिजरेंट के पास चलेगी। रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, 5 to 10 इनिशियली था, फाइनली हो जाता है 10 to 15। तो जब इस कॉइल से पास करेगा तो यहाँ से यहाँ इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। एयर का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मतलब एयर से हीट रेफ्रिजरेंट को चली गई। और वो एयर किसकी है, रूम की, रूम की एयर है, ये रूम है। तो एक्चुअली वो रूम से हीट रेफ्रिजरेंट को चली गई, ये क्यू एब्जॉर्ब होगा, ये क्या कहलाएगा, क्यू एब्जॉर्ब, ठीक है। इसी को क्या और बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। जो हीट रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करता है कूल्ड स्पेस से, ये कूल्ड स्पेस हो गया आपका रूम, यहां से इसने एब्जॉर्ब किया और खुद का उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। अब टेम्परेचर इंक्रीज करता है जब उसका, तो वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इधर ये लिक्विड फॉर्म में है रेफ्रिजरेंट, और इधर उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वेपर में कन्वर्ट हो गया। वेपर में कन्वर्ट हो गया तो उन वेपर को ये कंप्रेसर यहाँ से सक करता है और कंप्रेस करके हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट कर देता है। तो जो भी यहाँ से वर्क इनपुट हुआ वो भी इस वेपर का और टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। प्रेशर भी इंक्रीज हो गया और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया।
तो इस कोने पे देखो लो प्रेशर एंड टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट था, जो इस कोने पे जब पहुंचता है तो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट बाहर जाता है, फिर इस कॉइल में घूमता है। इस कॉइल में क्या है, यहाँ दूसरा फैन लगा हुआ है। ये फैन एटमॉस्फेरिक एयर को बाहर से खींचता है। गर्मियों के टाइम में मान लो बाहर टेम्परेचर है 45, रूम के अंदर कितना था 25, तो 45 वाली एयर को बाहर से खींचता है। और यहाँ रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कितना है 65। अब कौन गर्म है, रेफ्रिजरेंट ज़्यादा है गर्म, तो रेफ्रिजरेंट का हीट इस एयर को मिल जाएगी। तो जो एयर यहाँ से 45 पे आती है वो लगभग 55 पे बाहर जाती है। तो एसी के बाहर आप खड़े होके देखेंगे तो आपको हॉट एयर यहाँ पे फील होगी। बाहर जितनी गर्मी होगी उससे भी ज़्यादा हीट आपको यहाँ से फील होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, रेफ्रिजरेंट का हीट एयर के साथ बाहर चला गया, तो ये क्यू रिजेक्ट हो गया। यहाँ क्या हो रहा था, क्यू एब्जॉर्ब हो रहा था। तो समझ गए, क्यू एब्जॉर्ब कैसे कर रहा है, जब रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर रूम वाली एयर के टेम्परेचर से कम है। और रिजेक्ट कब कर रहा है, जब रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर इस एटमॉस्फेरिक एयर से ज़्यादा है। आता ही नहीं समझ में, तो यहाँ हीट रिजेक्ट हो गया। अब जब हीट रिजेक्ट हो गया तो जो ये वेपर में था उसमें से हीट आपने निकाल दी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ था तो इवेपोरेशन हो गया था, इसको इवेपोरेटर बोलने लगे। तो ये वाली जो कॉइल है इसको बोलते हैं इवेपोरेटर, है ना। या यहाँ छोटा सा बॉक्स बना दो, बोले ये इवेपोरेटर है, और यहाँ छोटा सा बॉक्स बना दो, ये कंडेंसर हो गया। कंडेंसर में ये वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इवेपोरेटर में लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। समझ गए। अब ये हाई टेम्परेचर लिक्विड जब यहाँ से आता है, हाई टेम्परेचर लिक्विड, उसको एक्सपेंशन डिवाइस से पास कराया जाता है। इसका ऐसे डायग्राम बना देते हैं कई बार, ऐसे डायग्राम बना देते हैं कई बार कुछ बुक्स में, जो भी है, या यहाँ पर एक्चुअली कैपिलरी ट्यूब टाइप का लगा देते हैं। तो कोई भी डिवाइस हो सकता है, वो एक्सपेंशन डिवाइस में क्या होगा, थ्रोटलिंग प्रोसेस होगा। कौन सा, थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आपका जो लिक्विड हाई टेम्परेचर वाला है वो लो टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लो टेम्परेचर, थोड़ा सा इसका पार्ट होता क्या, अगर फ्लैशिंग होगा तो लिक्विड के साथ साथ थोड़ा यहाँ हल्का वेपराइज भी होगा, लेकिन उसके लिए अदर इक्विपमेंट भी लगे रहते हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए। बट मोटा मोटा अगर हम देखें तो मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं, इधर कंप्रेसर, इधर कंडेंसर, इधर एक्सपेंशन वाल्व, और इधर इवेपोरेटर। ये 4 कंपोनेंट आपके हो गए। हेडिंग पॉइंट और नॉट। तो यहाँ जैसे ये एक्सपेंशन डिवाइस एक्सपेंशन वाल्व से पास होता है तो थ्रोटलिंग एक्सपेंशन में इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है 60 से सीधा 5 to 10, और कंप्रेसर में इसका टेम्परेचर सीधे इंक्रीज होता है 10-15 से सीधा 65। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यहाँ से यहाँ इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यहाँ से यहाँ ये लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होता है, और यहाँ से यहाँ ये वेपर टू लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ये साइकिल हो गया पूरा। साइकिल को अब आप अच्छी से समझ गए होंगे कि हमारा रूम एसी किस तरीके से काम करता है। ठीक है, बीच में ये पार्टीशन वॉल रहता है कि इधर वाला एयर डायरेक्ट इधर ना आ पाए और इधर वाला डायरेक्ट उस साइड ना जा पाए, ये क्लोज्ड रहता है, बिल्कुल पैक। गेटिंग पॉइंट। तो ये हुई बात। तो अभी इस डायग्राम को बना लो प्रॉपरली, और वन बाय वन इसमें हम पॉइंट्स को लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होता है। तो इसमें रेफ्रिजरेंट लिख दो, ये यूज होता है R22, या इसी को बोलते हैं CFC22, या इसी को केमिकल फार्मूला बता दो, और इसी का नाम हो जाएगा मोनो क्लोरो। एक क्लोरीन है, डाई फ्लोरो, दो फ्लोरीन है, और मीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है मीथेन।
ठीक है, ये इसका केमिकल नाम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आउटसाइड एयर enters at 45 and leaves at 55 after taking latent heat, after taking latent heat in the condenser, in the condenser. Okay, latent heat from refrigerant in the condenser लिख दो, इन दी कंडेंसर फ्रॉम रेफ्रिजरेंट बाद में लिख दो आप, रेफ्रिजरेंट। फ्रॉम रेफ्रिजरेंट इन दी कंडेंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रूम एयर enters at 25 and leaves at 15 degrees C after rejecting latent heat to refrigerant in the evaporator, in the evaporator। ओके, ये हो गया। और कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेसर टेक्स वेपर एट, कितना टेम्परेचर था, 15 डिग्री सी मान लो इसको, 15 डिग्री सी एट लो प्रेशर, लो प्रेशर एंड सप्लाई वेपर्स एट 65 डिग्री सी वेपर्स विद लिख दो यहाँ, विद 65 डिग्री सी एट हाई प्रेशर टू कंडेंसर, टू कंडेंसर। ये कंडेंसर का काम हो गया। एक्सपेंशन वाल्व का क्या होगा, एक्सपेंशन वाल्व टेक्स दी हाई टेम्परेचर लिक्विड एट, कितना था, 60 डिग्री सी एंड रिलीज लो टेम्परेचर लिक्विड एट 10 to 15 डिग्री सी या 10 डिग्री सी लिख दो, टू दी इवेपोरेटर, उस चारों डिवाइस का काम हो गया आपका। कंडेंसर की बात हो गई, फिर इवेपोरेटर की बात हो गई, फिर कंप्रेसर की बात हो गई, एक्सपेंशन वाल्व की बात हो गई, चारों की बात हो गई। लास्ट में लिख दूं, इन लार्ज
एयर कंडीशनिंग प्लांट्स, in large air conditioning plants, working principle remains same, working principle remains same, ऐसा ही होता है, बट कंडेंसर वहाँ पर वाटर कूल्ड होता है, बट कंडेंसर इज वाटर कूल्ड इंस्टीड ऑफ एयर कूल्ड, क्योंकि वहाँ लार्ज वॉल्यूम होता है तो एयर कूलिंग से उतना इफेक्ट वहाँ आना संभव नहीं होता है। तो लार्ज एसी प्लांट जो होता है या सेंट्रलाइज एसी प्लांट जो होता है, सेंट्रलाइज एसी लगाते हैं, तो यहाँ कंडेंसर को कूल कौन कर रहा है? कंडेंसर में हाई टेम्परेचर वेपर जा रहा है रेफ्रिजरेंट का, तो इसको कूल किससे कर रहे हैं? एटमॉस्फेरिक एयर से कूल कर रहे हैं। एयर इस पे बाहर वाली एयर को फ्लो करा रहे हैं, वो एयर इसकी हीट लेके जा रही है, तो कंडेंसर में ये कूलिंग हो गई रेफ्रिजरेंट की। लेकिन जब बड़ा प्लांट होता है तो उसमें ऐसे कूलिंग टावर बने होते हैं, कूलिंग टावर बने होते हैं बड़े बड़े। उन टावर में रेफ्रिजरेंट ऐसे पाइप से फ्लो करता है और ऊपर से वाटर का बाकायदा ऐसे बारिश कराया जाता है। वाटर का क्या होता है? वो बारिश कराया जाता है ऐसे, ठीक है। तो वेरी हाई अमाउंट ऑफ वाटर विल बी रिलीज लाइक दिस। तो कूलिंग टावर में फिर वो वाटर कुछ ये गरम गरम पाइप से टच होगा तो उसका ऐसे धुआं सा ऊपर वेपर्स निकलती रह जाती है, स्टीम टाइप है ना। वो कूलिंग टावर बड़े बड़े प्लांट में लगा होता है ऐसे बाहर, उसमें पाइप से ऐसे कूलिंग वाटर को फ्लो कराया जाता है। बस इतना सा फर्क है, प्रिंसिपल यही रहता है। ऐसे बड़ा सा कंप्रेसर होगा वहाँ, लार्ज सा कंप्रेसर 1-2 रूम के बराबर, है ना। इवेपोरेटर भी बहुत बड़ा सा होगा, पूरे में फैला होगा। कंडेंसर बिल्कुल कूलिंग टावर की तरह होगा। तो इस तरीके का होता है। तो ये हो गया हमारा रूम एयर कंडीशनर का वर्किंग। तो ये जो प्रोसेसेस हैं, यहाँ क्या हो रहा है? कंप्रेशन, यहाँ क्या हो रहा है? कंडेंसेशन, यहाँ क्या हो रहा है? एक्सपेंशन, यहाँ क्या हो रहा है? इवेपोरेशन। ठीक है, तो इसको हम साइकिल, थर्मोडाइनमिक साइकिल पर बनाया करेंगे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, और ये डायग्राम बना दो फटाफट। वीडियो को यहीं पॉज करो और इसका डायग्राम बना दो। ठीक है, डायग्राम जब बन जाए, इसका वर्किंग देखो। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो अपना फ्रिज होता है ना, जैसे हम लोग फ्रिज बोलते हैं कि ये फ्रिज रखा हुआ, तो ये फ्रिज रखा हुआ है ऐसे, ये फ्रिज रखा हुआ है ना। इधर इसका डोर होगा, हैंडल लाइक दिस। तो उसके ऊपर के पार्ट में क्या होता है? फ्रीजर, जिसमें हम बर्फ जमाते हैं, चिलर है ना, फ्रीजर ये होता है। नीचे वाला पार्ट होता है सिंपल कैबिनेट, कूलिंग कैबिनेट, जिसमें वेजिटेबल वगैरह रखा रहता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये है कैपिलरी ट्यूब, तो यहाँ एक्सपेंशन वाल्व की जगह कैपिलरी ट्यूब यूज़ किया जाता है। तो कैपिलरी ट्यूब क्या है? इधर से जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है, वो रेफ्रिजरेंट मान लो आ रहा है लेट्स से कुछ 40 डिग्री सी पर, ठीक है। 55 डिग्री सी पर इसमें एंटर करता है और कुछ इसकी कूलिंग हो जाती है एयर की वजह से, आउटसाइड एयर की वजह से। तो 55 से 40 बचा टेम्परेचर। 40 डिग्री सी वाला रेफ्रिजरेंट जब कैपिलरी ट्यूब से पास करता है तो ये एक्सपेंशन वॉल्व की तरह काम करता है, एक्सपेंशन डिवाइस की तरह काम करता है। तो इसका तुरंत टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है उसका। 40 से टेम्परेचर हो जाता है -25, -25। ठीक है, इसमें कूलिंग ज़्यादा चाहिए रहता है क्योंकि इसमें आपको आइस फॉर्मेशन करना है। एसी में आइस फॉर्मेशन तो करना नहीं है, तो वहाँ माइनस में टेम्परेचर तो चाहिए नहीं है। वहाँ 15 डिग्री सी भी टेम्परेचर बहुत अच्छा खासा होता है। एसी में अगर 15 डिग्री सी पे वो रेफ्रिजरेंट अंदर बह रहा है तो बहुत अच्छा है वो। तो भी आपको 18 या 24 तक, 22
कंफर्टेबल जो माना जाता है 24 डिग्री सी पर एसी चलाओ, वो सबसे सही माना जाता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी नहीं रहता है। लेकिन जो रेफ्रिजरेटर है इसमें हमको माइनस में टेम्परेचर चाहिए होता है, तो यहाँ 40 से सीधा -25 टेम्परेचर उसका डिक्रीज करेगा। ठीक है, इस तरीके का रेफ्रिजरेंट यूज किया जाएगा। अब -25 डिग्री सी पर यहाँ रेफ्रिजरेंट एंटर करता है, और जो अंदर यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर का जो ऐसा कैबिनेट बना होता है उसके आसपास ये कॉइल ऐसे फैला रहता है। अब नीचे आपने कुछ रख दिया, मान लो गरम है ना, आपको कोई वेजिटेबल रख दिया, मिल्क रख दिया, कुछ भी आपने बाहर से लाके कोल्ड ड्रिंक रख दी, उसका टेम्परेचर कुछ है, मान लो बाहर से कोल्ड ड्रिंक रखी है आपने रूम टेम्परेचर वाली, उठा के इसके अंदर रख दी, तो वो 25 डिग्री सी होगा। तो वहाँ से हीट कहाँ जाएगी, वहाँ से हीट कहाँ जाएगी, इसका टेम्परेचर है कोल्ड ड्रिंक का 25 डिग्री सी, इसका है -25 डिग्री सी, तो यहाँ से हीट यहाँ चली जाएगी। तो जब ये हीट यहाँ जाएगी तो ये यहाँ भी लिक्विड फॉर्म में होगा और यहाँ भी ये लिक्विड फॉर्म में होगा। जैसे ही इसको हीट मिलेगी ये वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, वेपराइज होगा पाइप्स के अंदर और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। -25 से हो गया -15, -25 से हो गया -15, क्योंकि उसने यहाँ से हीट को कोल्ड ड्रिंक की बोतल से एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और बाकी इसमें जो रखोगे वाटर आइस जमाने के लिए या कुछ भी, उससे भी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। हेडिंग पॉइंट और नॉट। तो ऊपर वाला जो कैबिनेट होता है उसका टेम्परेचर माइनस में रहता है, निगेटिव। ठीक है, अब उसके कांटेक्ट में यहाँ पे जो एयर होगी है ना, वो एयर का जैसे ही टेम्परेचर डाउन जाएगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो सॉरी, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज कर जाएगी। टेम्परेचर डाउन जाएगा तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। हाई डेंसिटी एयर अपने आप नेचुरल कन्वेक्शन से नीचे की तरफ जाएगी, और नीचे जो एयर है उसका टेम्परेचर होगा ज़्यादा, वो धीरे धीरे नेचुरल कन्वेक्शन से ऊपर चली जाएगी। तो इसमें नेचुरल कन्वेक्शन से एयर सर्कुलेट करती रहती है, तो इसमें अंदर लगभग 7 डिग्री सी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, इसमें नेगेटिव नहीं जाता है, जो नीचे वाला कैबिनेट रहता है। ठीक है, अब ये 15 डिग्री सी पर बाहर गया यहाँ से रेफ्रिजरेंट, वो कहाँ जाता है, कंप्रेसर पर। ठीक, यहाँ से ये वेपर फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में कंप्रेसर ने लिया और कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर यहाँ भेज दिया, तो इसका टेम्परेचर फिर इंक्रीज हो गया। जैसे वहाँ कंप्रेसर से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता था, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर, ये वेपर बाहर फ्रिज के पीछे की तरफ ऐसे जाली लगी होती है, पाइप्स ऐसे 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 ऐसे, उनमें क्या होता है, एयर जो है वो ये 55 डिग्री सी पर है, और जो रूम का एयर होगा वो 25 डिग्री सी पर है मान लो, तो ये ठंडा है, तो यहाँ से हीट ये रिजेक्ट करेगा। ये रेफ्रिजरेंट देखो हीट को रिजेक्ट कर रहा है यहाँ से। ठीक है, तो वो एयर है वो नेचुरल कन्वेक्शन से गर्म होके ऊपर उठती रहती है। मतलब फ्रिज के पीछे ऊपर यहाँ पे हाथ लगाओ जिसमें पीछे ये रहती है ट्यूब, तो यहाँ पर आपको गरम गरम हवा फील होगी, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसकी वेलोसिटी नहीं होती है एयर की कि आपको बहुत ज़्यादा फील हो, हल्का सा फील होगा। ठीक है, तो यहाँ से नेचुरल कन्वेक्शन से एयर ऊपर उठती है, और ये जो यहाँ पे वेपर फॉर्म में था वो आते आते कंडेंस होते होते नीचे यहाँ किस फॉर्म में बचेगा, लिक्विड। ठीक है, और उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज कर जाएगा 55 से 40, फिर से ये यहाँ से पास करेगा, तुरंत लो टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ से यहाँ किस में, वेपर में। ये साइकिल चलता रहेगा। हेडिंग पॉइंट और नॉट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर रिडक्शन चाहिए होता है क्योंकि आपको आइस फॉर्म करना है ना, तो नेगेटिव में टेम्परेचर चाहिए होता है। अभी जो नए रेफ्रिजरेटर हैं उनमें और पुराने रेफ्रिजरेटर में फ़र्क क्या होता है, पुराने रेफ्रिजरेटर में जो यहाँ रेफ्रिजरेटर या केबिन होता था उसी के आसपास वो कॉइल लिपटा रहता था। तो आपने मान लो यहाँ पे कोई वेजिटेबल रखा, उसमें मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, कोई भी फूड आइटम रखोगे आप उसमें मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर जा जाके इस पे जम जाता है, तो वो वहाँ फ्रॉस्टिंग हो जाता है। फ्रॉस्टिंग, फ्रॉस्टिंग मतलब उसको खोलो तो उसमें आइस ऐसे टपक रही होती है, तो उससे प्रॉब्लम होती है, उसमें ये चौक भी कर जाता है। ठीक है, और वो फिर अगर लाइट चली जाए थोड़ी देर फिर वो पिघल पिघल के पूरा पानी पूरे में फैलता रहता था।
तो फ्रॉस्टिंग की प्रॉब्लम थी। तो अभी जो मॉडर्न रेफ्रिजरेटर हैं उनमें क्या किया गया कि इसको कैबिनेट के आसपास ये कॉइल ऐसे लपेटने के बजाय इसको बाहर रखा जाता है, इससे दूर रख रखा जाता है। नीचे एक चिलर ट्रे टाइप लगा देते हैं, ठीक है। उस ट्रे के पास ही ये कॉइल रहता है ऐसे, और दो फैन लगा देते हैं। एक फैन होता है वो ऊपर की तरफ इसके ठंडी हवा को लेके जाता है, और नीचे अब तो डबल कैबिनेट वाले आ गए, नीचे एक डोर अलग है ऊपर डोर अलग है, तो और फैन लगा दिया। तो अभी फोर्स्ड कन्वेक्शन किया जाता है। क्या किया जाता है? फोर्स्ड कन्वेक्शन, ठीक है। तो उसमें फ्रॉस्टिंग वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। गेटिंग पॉइंट और नॉट? और अब तो इस तरीके के आ गए हैं सेंसर वाले के, वो उसके मॉइस्चर को भी कलेक्ट करके रखते हैं। नीचे जो वेजिटेबल वाला कैबिनेट होता है उसका अलग एक फ़ैन उसमें लगा देते हैं। अब तो बहुत सारे सेंसर वेंसर लगा के उसका एयर का क्वालिटी को मेंटेन भी किया जाता है, ठीक है। तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो लॉन्ग टाइम तक इसमें अच्छे से रह सकते हैं। तो ये इसकी वर्किंग हो गई, ठीक है। तो सिमिलर है, बस है क्या कि यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब का यूज़ हो रहा है एक्सपेंशन वॉल्व की जगह, और टेम्परेचर हाई रिडक्शन चाहिए होता है इसमें। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको लिख दो वन बाय वन। सबसे पहले कि इसमें रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज़ होता है, पहला लिखो रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है इसमें R12, या इसी को बोलते हैं CFC12, या इसी को बोलते हैं CCl2F2। अगर केमिकल नाम बोलें तो क्लोरो फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन है ही नहीं। या डाई क्लोरो डाई फ्लोरोकार्बन बोल सकते हो, दो दो हैं दोनों, लेकिन क्लोरो फ्लोरोकार्बन बोल दिया इसको, ठीक है। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन लेयर डिप्लीशन का काम करते थे। तो ये कब तक यूज हुआ था? रेफ्रिजरेंट वॉज यूज्ड, ऐसे लिख दो, बिफोर ईयर 2000, ठीक है। उसके बाद जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह ये सब हुआ था, तो इन रेफ्रिजरेंट को धीरे धीरे फेज आउट करने की बात हुई थी। वो हम रेफ्रिजरेंट वाले चैप्टर में अभी इसी के बाद जो टॉपिक है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि अभी लेटेस्ट कौन सा यूज़ होता है, ठीक है। वर्किंग में लिख दो इसके। पहला पॉइंट, द इवेपोरेटर is located in the freezer let yes maintained at -15 degrees C, where refrigerant evaporates at -25 degrees C in the chiller tray just below the freezer, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन मॉडर्न नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर्स the evaporator is located outside
the freezer and cold air is made to flow by forced convection with a fan. फैन लगा के उसको कोल्ड एयर पहुंचाया जाता है, ठीक है, जिससे उसमें अंदर मॉइस्चर ना जमे। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्सो इन मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स forced convection is used instead of natural convection between freezer at top and vegetable cabinet at bottom, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, condenser is mounted on the back in form of a tube for some time plate, okay? या यही लिख दो बस, बहुत है, फॉर्म ऑफ ट्यूब्स, नेक्स्ट, surrounding air with natural convection takes away latent heat of condensation ठीक है, दैट्स इट। बाकी आपको पॉइंट्स क्लियर ही होंगे, जैसे रूम एसी में थे उसी तरीके से यहाँ है। कंप्रेसर क्या कर रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहे ये होगा, दिस इज लिक्विड फॉर्म, यहाँ ये लिक्विड होगा, यहाँ ये वेपर होगा, वेपर आया और ये वेपर ही होगा, सॉरी, में ये लिक्विड वेपर, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ, यहाँ वेपर आया है और यहाँ लिक्विड में होगा, ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है एवेपोरेटर में, और कंडेंसर में वेपर से कन्वर्ट होके आ रहा है लिक्विड में। वेपर से लिक्विड और लिक्विड से वेपर, क्योंकि यहाँ हीट ये ले रहा है, यहाँ हीट ये दे रहा है, ओके, दैट्स इट। तो ये अपनी वर्किंग हो गई डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो अभी बात आती है कि रेफ्रिजरेंट कौन कौन सा यूज़ होगा। एसी में अलग रेफ्रिजरेंट यूज़ हुआ है, रेफ्रिजरेटर में अलग रेफ्रिजरेंट यूज़ हुआ है, कौन सा रेफ्रिजरेंट कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट
प्रोड्यूस करता है, और इनके जो नाम है, इनका नॉमेनक्लेचर, कि R22 कैसे बोल दिया, इसको CFC कैसे बोल रहे हैं, या इनको बनाते कैसे हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ऑल अबाउट द रेफ्रिजरेंट, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। ठीक है।